जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। एंडोक्राइनोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड अपन डिस्कस करने वाले हैं। हाइपोथैलेमस अपन ने न्यूरोलॉजी में भी डाइएनसिफिलोन के अंदर डिस्कस कर लिया था। वहां पर लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ले सकते हो। पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है डाइएनसिफिलोन का, वहां से पढ़ सकते हो न्यूरोलॉजी के अंदर। और वहां से लो, फिर इस लेक्चर को लो। आ रही बात समझ में? अब स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आज की क्लास में अपन हाइपोथैलेमस के बारे में जान लेंगे थोड़ा थोड़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अपन जान लेंगे, और इसके जो हार्मोन्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो पूरे पॉइंट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। हाइपोथैलेमस की अगर बात करें, पहला पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज नोन एज सुपर मास्टर, सुपर मास्टर, सुपर मास्टर ऑफ मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड, मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड। तो मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड जो है उसका भी जो सुपर मास्टर है वो हाइपोथैलेमस है। फिर अगर बात करें मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड की, मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड कौन सी होती है, तो मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड जो होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड। इसका भी जो सुपर मास्टर है, इसके ऊपर भी जो काम कर रहा है वो कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर चले तो हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस की लोकेशन के बारे में अपन जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हाइपोथैलेमस की लोकेशन, लोकेशन की एक बार बात कर लेते हैं कि हाइपोथैलेमस कहां लोकेटेड आपको देखने को मिलता है। तो लोकेशन की अगर बात करें तो थर्ड वेंट्रिकल, कहां पर? थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल पर ये लोकेटेड आपको देखने को मिलता है। और थर्ड वेंट्रिकल पे भी जस्ट इंफीरियर टू थैलेमस, इंफीरियर टू थैलेमस। थैलेमस जो होता है डाइएनसिफिलोन में वो लार्जेस्ट पार्ट होता है। देखो भाई, डाइएनसिफिलोन की अगर बात करें तो डाइएनसिफिलोन के अंदर ये तीन पार्ट अपन ने वहां पर डिस्कस कर रखे हैं। कौन कौन से? एक तो अपन ने कर रखा है एपिथैलेमस, डिस्कस कर रखा है एपिथैलेमस। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले, एक तो एपिथैलेमस, इसके बाद अगर चले अपन तो सेकंड पॉइंट जो है दैट इज थैलेमस। नेक्स्ट वन इज थैलेमस। तो थैलेमस अपन ने पॉइंट डिस्कस किया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है वो होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो तीन पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है पूरे डाइएनसिफिलोन का। जो 80% पार्ट जो बना देता है वो कौन होता है? थैलेमस ही होता है। थैलेमस के ऊपर की तरफ एपिथैलेमस लोकेटेड होता है और थैलेमस के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस लोकेटेड होता है ऑन द थर्ड वेंट्रिकल। तो लोकेशन की अगर अपन बात करें तो इंफीरियर टू थैलेमस, इंफीरियर टू थैलेमस आप लोगों को नजर आएगा। ऑन द थर्ड वेंट्रिकल आपको देखने को मिलता है एक सुपर मास्टर ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी रेगुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको क्या करती है? रेगुलेट करती है। ये बोथ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो जितने भी हार्मोनल फंक्शंस हैं इनको क्या करेगी? कंट्रोल करती है बॉडी के अंदर। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन इसके अंदर चलते हैं। हाइपोथैलेमस के एक बार वेट की बात कर लेते हैं। लोकेशन की बात कर दी, हाइपोथैलेमस के एक बार वेट की बात कर देते हैं। हाइपोथैलेमस का जो वेट आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 4 ग्राम्स। कितना वेट देखने को मिलता है? 4 ग्राम आपको वेट देखने को मिलता है हाइपोथैलेमस का। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट अगर बात करें, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड आपको देखने को मिलता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड आपको देखने को मिलता है। और ये कनेक्शन जो देखने को मिलता है ये किसके माध्यम से देखने को मिलता है? स्टोक के माध्यम से देखने को मिलता है। किसके माध्यम से? स्टोक के माध्यम से कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। इस स्टोक को अपन हाइपोफाइजियल स्टोक के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से? हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल स्टोक के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो हाइपोफाइजियल स्टोक आपको देखने को मिलता है, उससे कनेक्टेड रहता है। तो वेट की बात कर ली अपन ने, 4 ग्राम्स आपको देखने को मिलता है। एक बार अपन जनरल अगर बनाए तो देखना भाई, ये आपको यहाँ पर ऐसे हाइपोथैलेमस देखने को मिलता है, हाइपोथैलेमस, और इससे जस्ट नीचे की तरफ लोकेटेड आप लोगों को ये जो देखने को मिलती है छोटी सी ग्लैंड देखने को मिलती है, इसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो अपने बनाए ये क्या है? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस। और ये आपस में डायरेक्ट आपस में कनेक्शन में देखने को मिलते हैं। ये स्टोक के माध्यम से कनेक्टेड रहता है, तो दैट इज द स्टोक, स्टोक के माध्यम से कनेक्टेड रहता है। और ये स्टोक के माध्यम से जो कनेक्टेड भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है हाइपोथैलेमस का, इस रीजन को ट्यूबरल रीजन के नाम से जानते हैं। तो ट्यूबरल रीजन के माध्यम से क्या रहता है? कनेक्टेड रहता है। तो हाइपोथैलेमस का एक रीजन होता है जिसको ट्यूबरल रीजन अपन बोलते हैं। ट्यूबरल रीजन के माध्यम से कनेक्टेड आपको देखने को मिलती है पिट्यूटरी ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ स्टोक, ऐसे आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो वेट की बात कर दी, ये बात कर दी। हाइपोफाइजियल स्टोक के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, हाइपोफाइजियल। हाइपोफाइजियल वर्ड अगर आ जाए तो हाइपोफाइजियल वर्ड जो है, हाइपोफाइजियल, हाइपोफाइजियल वर्ड जो है ये किसके लिए अपन इस्तेमाल करते हैं? ये वर्ड अपन इस्तेमाल करते हैं
पिट्यूटरी के लिए। किसके लिए? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी को अपन हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपोफाइसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑल्सो नोन एज क्या? हाइपोफाइसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। ये भी पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, तो ये भी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, हाइपोफाइसिस। ठीक है, ये ध्यान रखना अभी। ओके, तो वेट की बात कर दी, ये अपन ने बात कर दी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। हाइपोथैलेमस में जो रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं, रीजन्स की बात कर लेते हैं। रीजन्स, हाइपोथैलेमस में जो रीजन्स आपको देखने को मिलते हैं उन रीजन्स की बात कर लेते हैं। रीजन्स की अगर अपन बात करें हाइपोथैलेमस में, तो 4 रीजन्स देखने को मिलते हैं। पहले रीजन की अगर बात करें तो पहले रीजन को अपन बोलते हैं मेमिलरी रीजन। क्या बोलते हैं? मेमिलरी रीजन देखने को मिलता है, मेमिलरी रीजन। ये मेमिलरी रीजन की अगर बात करें तो ये है रिले स्टेशन होता है। किसके लिए रिले स्टेशन होता है? रिले स्टेशन फॉर वन सेंसरी इंफॉर्मेशन। एक सेंसरी इंफॉर्मेशन के रिले स्टेशन होता है। रिले स्टेशन फॉर कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन है? दैट इज ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन के लिए जो रिले स्टेशन होता है वो हाइपोथैलेमस का मेमिलरी रीजन होता है। बाकी जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन थी उनका रिले स्टेशन थैलेमस था। वो भी अपने पॉइंट डिस्कस किया था डायेनसिक्लोन वाले लेक्चर के अंदर। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि बाकी जो की सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी उसका जो रिले स्टेशन होगा वो थैलेमस होगा, लेकिन ये ऑल्फैक्शन का स्मेल के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है इसका जो रिले स्टेशन होगा वो कौन सा होगा? मेमिलरी रीजन होगा। वो हाइपोथैलेमस की बात कर लेते हैं। ठीक है क्या? तो मेमिलरी रीजन भी किसका पार्ट है? वो हाइपोथैलेमस का पार्ट है। सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं ट्यूबरल रीजन। कौन सा रीजन अपन डिस्कस करते हैं? ट्यूबरल रीजन अपन डिस्कस करते हैं। ट्यूबरल रीजन, ट्यूबरल रीजन की अगर बात करें तो ये मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट होता है, इज द मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो वाइडेस्ट पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको ट्यूबरल रीजन बोलते हैं। और इस वाइडेस्ट पार्ट से ही जो स्टोक होती है, स्टोक उसके माध्यम से क्या रहता है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्टेड रहती है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ये जो पार्ट अपन ने बनाया ट्यूबरल रीजन है, दैट इज द मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट। थर्ड पॉइंट के ऊपर अपन चले रीजन में, तो थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट की भी अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट वन इज सुप्रा ऑप्टिक रीजन। सुप्रा ऑप्टिक रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। सुप्रा ऑप्टिक रीजन, सुप्रा ऑप्टिक रीजन की अगर अपन बात करें तो कहां पर लोकेटेड होता है? इसकी लोकेशन की अगर बात करें, लोकेटेड लोकेटेड सुपीरियर, लोकेटेड सुपीरियर टू ऑप्टिक चाइस्मा, लोकेटेड सुपीरियर टू ऑप्टिक ऑप्टिक चाइस्मा, ऑप्टिक चाइस्मा के ऊपर की तरफ ये लोकेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है। लोकेटेड सुपीरियर टू ऑप्टिक चाइस्मा आपको देखने को मिलता है। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। इसमें सुप्रा ऑप्टिक रीजन के अंदर बात करें, इधर आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, किसकी बात कर सकते हैं? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई की बात कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसकी अगर अपन बात करें, एक देखने को मिलता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। एक तो हो गया सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, एक पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और एक न्यूक्लियाई आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं सुप्रा चाइस्मेटिक न्यूक्लियाई, सुप्रा चाइस्मेटिक न्यूक्लियाई, सुप्रा चाइस्मेटिक न्यूक्लियाई। तो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियाई आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर इनकी अगर बात करें सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई की, तो ये जो है न्यूक्लियाई किसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये एक तो एंटीडायरेटिक हार्मोन और एक ऑक्सीटोसिन, इनके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो कि सुप्रा ऑप्टिक रीजन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अगर अपन बात करें एडीएच की, तो मोस्टली एडीएच जो आपको देखने को मिलता है, एडीएच का सिक्रीशन देखने को मिलता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के माध्यम से। कौन से न्यूक्लियाई के माध्यम से? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के माध्यम से एडीएच का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। वैसे तो दोनों से होता है, लेकिन अगर एक पूछे तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें, ऑक्सीटोसिन में वैसे तो ये दोनों से ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। लेकिन अगर एक कोई पूछे तो उसके अंदर जो आपको देखने को मिलता है वो होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के माध्यम से किसका? ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन होता है। वैसे तो दोनों से होता है, लेकिन मोस्टली अगर एक याद करना पड़े तो जस्ट रिमेंबर दीज टू। अरे बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, सुप्रा ऑप्टिक रीजन। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें, रीजन के अंदर फोर्थ रीजन जो अपन डिस्कस करते हैं, फोर्थ रीजन की अगर बात करें उसको अपन बोलते हैं प्री ऑप्टिक रीजन। किस नाम से जानते हैं? प्री ऑप्टिक रीजन के नाम से जानते हैं। तो प्री ऑप्टिक रीजन आपको देखने को मिलता है। और ये प्री ऑप्टिक रीजन कहां पर लोकेटेड होता है? अगर लोकेशन की अगर बात करें तो ये लोकेटेड होता है लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ व्हाट? सुप्रा ऑप्टिक रीजन। सुप्रा ऑप्टिक रीजन के सामने की तरफ आपको जो लोकेटेड देखने को मिलता है उसकी अगर अपन बात करें तो वो कौन सा होता है?
वो यही होता है प्री ऑप्टिक रीजन, यही होता है। तो लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ सुप्रा ऑप्टिक रीजन, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और प्री ऑप्टिक रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है, इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है, ऑटोनॉमिक जो कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है, उनको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? उनको कंट्रोल ये प्री ऑप्टिक रीजन होता है हाइपोथैलेमस का, वही कंट्रोल करता है। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, हाइपोथैलेमस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं सेंटर्स। सेंटर्स ऑफ हाइपोथैलेमस भी अपन एक बार क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सेंटर्स ऑफ हाइपोथैलेमस, सेंटर्स ऑफ हाइपोथैलेमस की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटर अपने को देखने को मिलते हैं। एक न्यूमोनिक के माध्यम से अपने को याद रखना है, इट इज हिमांशु सर। मुझे याद कर लेना भाई, सेंटर्स की बात करी जाए, हिमांशु सर इज टॉप एंड ऑस्म टीचर, टॉप एंड ऑस्म टीचर, ये ध्यान रख लेना। हिमांशु सर इज टॉप एंड ऑस्म टीचर, ये ध्यान रख लेना। अच्छा, अब एक बार इनकी बात कर लेते हैं। ये हिमांशु से तो याद रखना हंगर सेंटर, क्या ध्यान रखना? हंगर सेंटर। हंगर सेंटर जो भूख को कंट्रोल करता है वो यही हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट अगर बात करें सर से, ध्यान रखना सेटाइटी सेंटर। सेटाइटी सेंटर बोल दो या सेटिस्फेक्शन सेंटर बोल दो, जो कि सेटिस्फेक्शन को कंट्रोल करता है। आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद आपका पेट भरा भरा लगता है ना, आपको लगता है हाँ फीलिंग ऑफ फुलनेस हो रही है, तो वो सेटाइटी सेंटर, सेटिस्फेक्शन, यही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो टी टॉप से ध्यान रख सकते हो आप, दैट इज थर्स्ट सेंटर। क्या ध्यान रख सकते हो? थर्स्ट सेंटर, थर्स्ट सेंटर। नेक्स्ट ओस्म से ध्यान रख सकते हो ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर। ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर भी आप ध्यान रख सकते हो, जो कि ओस्मोलैलिटी में जो चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं उनको क्या करता है, उनको मॉनिटर करता है, जो ओस्मोलैलिटी में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट टीचर से ध्यान रखना, दैट इज नोन एज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। क्या ध्यान रखना है? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। तो टेम्परेचर में जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस, वो भी सारी कहां से कंट्रोल होती है? वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। ये सेंटर्स आप लोगों को देखने को मिलता है डिफरेंट डिफरेंट। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। हाइपोथैलेमस के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस अपन ने वहां पर डिस्कस करे थे। अब एक पॉइंट अपन उठा रहे हैं इसके फंक्शंस की, अगर बात करें हाइपोथैलेमस की, तो एक पॉइंट तो जैसे अपन ने डिस्कस कर दिया कि ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हाइपोथैलेमस, एक तो फंक्शन ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें अपन ने, वहां पर बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्काडियन रिदम की बात करी थी, वो भी अपन ने पॉइंट वहां पर डिस्कस कर दिया था कि ये जो है एसीटीएच के साथ में मिलकर बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर बात करें तो अपन यहाँ पर अपन एक पॉइंट को डिस्कशन करते हैं मेलेटोनिन का, कि ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट सिग्नल करता है, दैट इज मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कौन सी ग्लैंड से आपको देखने को मिलता है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है ना, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। और ये मेलेटोनिन जो है, ये क्या करता है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। तो हाइपोथैलेमस इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल क्लॉक, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। तो हंगर को कंट्रोल करता है, और सेटिस्फेक्शन, थर्स्ट सेंटर, ऑस्मोलैलिटी, इन सबको कंट्रोल करता है। एक फंक्शन और आप लोगों को हाइपोथैलेमस का देखने को मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज व्हाट? कि हार्मोन सिक्रीशन। हार्मोन्स का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा हार्मोन्स का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। और हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें, एक तो पॉइंट अपन ने डिस्कस करा था, ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन, किसका पॉइंट अपन ने डिस्कस किया है? एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। कहां से प्रोड्यूस होते हैं? हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो कि सुप्राऑप्टिक रीजन के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। ध्यान देना, इनका प्रोडक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है इनका हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रैक्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से? ट्रैक्ट के माध्यम से। ट्रैक्ट के माध्यम से कहां आते हैं? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वहां पर एडीएच और ऑक्सीटोसिन क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं वहां पर, और वहां से क्या रहते हैं? रिलीज होते हैं। दो सवाल हो गए, अगर प्रोडक्शन पूछे तो हाइपोथैलेमस, स्टोर और रिलीज पूछे तो कहां पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और वहां से पर्टिकुलर क्या निकलते हैं? वहां से ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच का वहां से सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच निकल जाते हैं यहाँ से।
एम आई क्लियर और नॉट? तो ये कुछ पॉइंट्स अपन कंसीडर कर सकते हैं। पोस्टीरियर की अगर बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना, देखो हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कौन से रीजन में? ये सुपराऑप्टिक रीजन में। सुपराऑप्टिक रीजन से जो देखने को मिल रहा है सुपराऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, उनसे ऑक्सीटोसिन और एडीएच का प्रोडक्शन होता है। ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने के बाद ये ट्रैक्ट के माध्यम से कहां पर आते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, और फिर क्या देखने को मिलता है? वहां पर स्टोर रहते हैं, रिलीज होते हैं, और वहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच का रिलीज होता है। तो ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट अगर बात करें हार्मोन प्रोडक्शन के अंदर ही, नेक्स्ट अगर बात करें तो मेनली अगर अपन डिस्कस करें यहां से हार्मोन्स की अगर बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाते हैं। तो दो प्रकार के हार्मोन्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से एक तो निकलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, नेक्स्ट जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं उनकी अगर बात करें इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन एक निकलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। दो टाइप के हार्मोन्स का अपन डिस्कशन करते हैं, और ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन जो है ये वही एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाएंगे। ये किधर जाएंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाएंगे। लेकिन ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ अगर बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ, तो एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ये दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, ये निकलते हैं। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं। अब कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन आपको देखने को मिलते हैं और कौन कौन से इनहिबिटिंग हार्मोन देखने को मिलते हैं, उनका एक बार पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। करें एक बार डिस्कशन। तो ये पॉइंट अपन इधर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। नाउ व्हाट आर द रिलीजिंग हार्मोन एंड व्हाट आर द इनहिबिटिंग हार्मोन, इनका पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर बात करें अपन रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन की, तो जैसे कि अगर बात करें, पहला पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर, फर्स्ट हार्मोन दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जीएचआरएच, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या अगर जीएचआरएच बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के रिलीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड, तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक तो हो गया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक हो गया क्या? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहां से, नेक्स्ट अगर और डिस्कशन अपन करें यहां से, तो अपन ध्यान रख सकते हैं कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा ध्यान रख सकते हैं? कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले, एक एक पॉइंट का अपन डिस्कशन करेंगे कि क्या काम करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से, किसका रिलीज करवाएंगे, अपन डिस्कस करेंगे। पर एक बार नाम याद कर लो, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट अगर बात करें टीआरएच, टीआरएच थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन भी यहां से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, और यहां पर अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो और क्या डिस्कस कर सकते हैं अपन, तो नेक्स्ट अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं दैट इज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या डिस्कस कर सकते हैं? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वही है जो कि किसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? ये एलएच और एफएसएच के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा लास्ट के अंदर। और कहां से प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ये भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में। आ रही बात समझ में? तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ये हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें तो अपन इसमें ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होंगे ये पर्टिकुलर एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाएंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन आपको स्पेसिफिक देखने को मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे हार्मोन्स अपन डिस्कस करेंगे कि ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, ये क्या क्या करेगा इसके अंदर, ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन इधर कंसीडर करेंगे। उससे पहले अपन चलते हैं किसके ऊपर? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक बार अपन डिस्कशन कर लेते हैं, फिर साथ के अंदर इनको क्या कर देंगे अपन, कनेक्ट करते चलेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट करने से पहले मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। ओके, नाउ व्हाट इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन? आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक बार पढ़ लेते हैं अपन, फिर ये हार्मोन्स का जो खेल है ये सारा एक साथ अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हार्मोन्स कैसे कैसे सीक्रेट होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, सब पढ़ेंगे अपन। ये मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको अभी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग के। ओके,
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पे चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें, एक पॉइंट अभी अपन ने डिस्कस किया था, क्या फर्स्ट पॉइंट, इसको किस नाम से जानते हैं, हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये पॉइंट अपन ने अभी डिस्कस कर दिया। अब और अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट है पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की बात कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन की अगर बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर लोकेटेड होती है, तो ध्यान रखना ये स्फीनोइड बोन होती है। स्फीनोइड बोन जो अपन ये स्कल बोन्स पढ़ते हैं उसके अंदर एक बोन पढ़ते हैं, दैट इज स्फीनोइड बोन। उसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं। उस सेला टर्सिका के अंदर आप लोगों को पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना। लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेटेड इन स्मॉल डिप्रेशन, located in small depression में, located in small depression of या located in small depression called sella turcica, called sella turcica। और किसका है, सेला टर्सिका ऑफ स्फीनोइड बोन, स्फीनोइड बोन का एक स्मॉल डिप्रेशन जिसको सेला टर्सिका के नाम से जानते हैं, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड आपको लोकेटेड देखने को मिलती है। एम आई क्लियर और नोट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक बार अगर बात करें अपन तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट अपन डिस्कस कर लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या डिस्कस कर लेते हैं, वेट अपन डिस्कस कर लेते हैं। वेट की अगर अपन बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट आपको जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 0.5 से 1 ग्राम। कितना देखने को मिलता है, 0.5 से 1 ग्राम आपको देखने को मिलता है। मटर का दाना होता है ना, मटर का दाना, इतनी ऐसी शेप की आप लोगों को देखने को मिलती है, छोटी सी। अरे बात समझ, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर ऊपर अपन चले, इसकी डायमीटर की अगर अपन बात करें, डायमीटर की, पिट्यूटरी ग्लैंड के डायमीटर की, तो डायमीटर जो आपको इसको देखने को मिलता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। कितना देखने को मिलता है, डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर आपको डायमीटर देखने को मिलता है। किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। नेक्स्ट अगर अपन चले पिट्यूटरी ग्लैंड में, अगर अपन चले टाइप्स के ऊपर, किस पे चले, पिट्यूटरी ग्लैंड के टाइप्स पे चलते हैं, टाइप्स के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड के टाइप्स की अगर अपन बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, तो टाइप्स को 2 अलग अलग प्रकार से अपन ने डिवाइड किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पहले प्रकार की अगर बात करें तो फर्स्ट जो है उसको अपन बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। पहला जो प्रकार आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक जो पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो 2 अलग अलग प्रकार से अपन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिवाइड किया, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एक नाम से और जानते हैं, दैट इज नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी अपन जानते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें, इसको अपन जानते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये अपन डिस्कस करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के ओरिजिनेशन की अगर अपन बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी के क्या ओरिजिनेशन की अगर अपन बात करें, ओरिजिनेशन की, तो ध्यान रखना ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ एक्टोडर्मल ओरिजिनेशन, एक्टोडर्मल ओरिजिन की आपको देखने को मिलती है। और कहां से, अगर अपन डिस्कस करें फेरेंजियल एपिथीलियम, अगर अपन बात करें क्या, फेरेंजियल एपिथीलियम से अपवार्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। अपवार्ड ग्रोथ, फेरेंजियल एपिथीलियम से क्या देखने को मिलती है आपको, अपवार्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। फेरेंजियल एपिथीलियम से अपवार्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, और अपवार्ड ग्रोथ के कारण आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का निर्माण होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन से होता है। और ये फेरेंजियल एपिथीलियम से अपवार्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज रेटके। इसको क्या बोलते हैं अपन, रेटके के नाम से जानते हैं, रेटके, दैट इज नोन एज रेटके के नाम से जानते हैं। ये जो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो एक्टोडर्मल ओरिजिन हो गया, फेरेंजियल एपिथीलियम से अपने को अपवार्ड ग्रोथ देखने को मिलती है, और उसको अपन किस नाम से जानते हैं, रेटके के नाम से जानते हैं। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलता है, ओरिजिनेशन, इसकी अगर अपन बात करें ओरिजिनेशन की, तो ये न्यूरो एक्टोडर्मल का होता है, न्यूरो एक्टोडर्मल ओरिजिन का आप लोगों को देखने को मिलता है।
और ये जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये कैसे देखने को मिलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ओरिजिनेशन दैट इज मेनली ड्यू टू द डाउनवर्ड ग्रोथ। किसके किसके कारण? डाउनवर्ड ग्रोथ, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से डाउनवर्ड ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलती है, और उसको अपन किस नाम से जानते हैं? नोन एज डाइवर्टिकुलम। उसको किस नाम से जानते हैं? डाइवर्टिकुलम के नाम से जानते हैं। तो हाइपोथैलेमस की अगर डाउनवर्ड ग्रोथ आपको देखने को मिले तो उसके कारण तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस का निर्माण हो गया, जिसको डाइवर्टिकुलम के नाम से जानते हैं। डाइवर्टिकुलम ये जो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, और ये न्यूरो एक्टोडर्मल का ओरिजिनेशन का हो गया। और फेरिंजियल एपिथेलियम से अपवार्ड ग्रोथ आपको देखने को मिले, जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन का आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको अपन रेटके के नाम से जानते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस हो गया, न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया। इन दोनों की अगर बात करें, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, दोनों में भी अगर अपन कंसिडर करना चाहें, वैसे तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको अपन मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड बोलते हैं, पर एडिनो और न्यूरो में से भी कंसिडर करना चाहें, दिस एडिनो हाइपोफाइसिस इज नोन एज मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर रेगुलेटिंग ग्लैंड। बहुत सारे डिफरेंट हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, वो सारे के सारे पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। ये पॉइंट्स अपन ने एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इनका पॉइंट्स अपन ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है, कहाँ कहाँ पर ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर अपन बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस अपन यहाँ से इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस जो आपको देखने को मिल रहा है, हाइपोथैलेमस 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 में तो न्यूक्लियाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियाई, और वो न्यूक्लियाई जो है उनके डायरेक्ट एक्सॉन्स जो आपको देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट एक्सॉन्स। एक्सॉन्स आपको किसमें देखने को मिलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक्सॉन्स देखने को मिलते हैं। अब इन न्यूक्लियाई से हार्मोन का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन कौन से हार्मोन का? जैसे कि एक अपन ने डिस्कस किया है ऑक्सीटोसिन, और एक अपन ने डिस्कस किया है क्या? नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया है एडीएच। ये यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर रहते हैं, और वहां से क्या रहते हैं? रिलीज होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, इसी को न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस की अगर बात करें, यहाँ से जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, एडिनो हाइपोफाइसिस की अगर बात करें, तो एडिनो हाइपोफाइसिस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, और अगर अपन बात करें हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है? इनहिबिटिंग हार्मोन। तो दो टाइप के हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन, एक तो कौन सा? रिलीजिंग हार्मोन, और एक आप लोगों को देखने को मिलता है इनहिबिटिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या कार्यक्रम करते हैं कि हाइपोथैलेमस से निकले और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट सेल्स होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी में, उन डिफरेंट सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, और स्टिमुलेट होने के बाद यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको डिफरेंट हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन जो होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ जाएंगे, डिफरेंट सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, और एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। हाइपोथैलेमस से जो ऑक्सीटोसिन और एडीएच निकला था, वो ट्रैक्ट के माध्यम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है, जहां पर ये स्टोर एंड रिलीज होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का खेल खत्म, एंटीरियर पिट्यूटरी का खेल खत्म। ये पॉइंट अपन इधर डिस्कस कर रहे हैं, मेन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो क्या अपन पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं? दैट इज ब्लड सप्लाई की एक बार बात कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई की, किसकी बात कर लेते हैं? ब्लड सप्लाई की। या ब्लड सप्लाई से भी पहले अपन जो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी जो पार्ट्स होते हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। तो पार्ट्स पे चलते हैं एक बार। पार्ट्स किसके? पार्ट्स एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी जो पार्ट्स होते हैं उनकी एक बार बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको अपन किस नाम से जान रहे हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से अपन जान रहे हैं। तो इसकी अगर अपन स्पेसिफिक बात करें एडिनो हाइपोफाइसिस की, तो यहाँ पर पॉइंट अपन ध्यान रखने, इसका जो पार्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पहला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं अपन पार्स डिस्टेलिस के नाम से। पार्स डिस्टेलिस के नाम से अपन जानते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस का एक पार्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है उसको अपन जानते हैं पार्स ट्यूबरेलिस के नाम से। पार्स ट्यूबरेलिस के नाम से। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। एक थर्ड पार्ट जो इसका देखने को मिलता है उसको अपन जानते हैं पार्स इंटरमीडिया के नाम से। पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के तीन डिफरेंट पार्ट हो गए, पार्स डिस्टलिस, पार्स ट्यूबरेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये तीन डिफरेंट आपको पार्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूरो हाइपोफाइसिस की अगर अपन बात करें, न्यूरो हाइपोफाइसिस की, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस पे चलते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस की अगर बात करें, न्यूरो हाइपोफाइसिस के भी डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं।
पहला जो पार्ट यहाँ पर जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं पार्स नर्वोसा। किस नाम से जानते हैं? पार्स नर्वोसा के नाम से अपन जानते हैं। सेकंड जो पार्ट आपको देखने को मिलता है उसको जनरली अपन इनफंडिबुलम, किस नाम से? इनफंडिबुलम स्टेम के नाम से जानते हैं। इनफंडिबुलम बोल दो, इनफंडिबुलम स्टेम बोल दो, इस नाम से अपन जानते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स अपन ने डिस्कस करे, न्यूरो हाइपोफाइसिस के पार्ट्स अपन ने डिस्कस करे। जैसे कि एक बार डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हाइपोथैलेमस आपको देखने को मिल रही है, हाइपोथैलेमस, और ये पिट्यूटरी स्टोक आपको देखने को मिल रही है। इस पिट्यूटरी स्टोक से ये जो कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर अपन बात करें, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखना, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये मान लो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, इसको अपन बोल रहे हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से अपन जान रहे हैं। और ये जो है इसको अपन जानते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जान लो, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस का ट्यूबरल रीजन होगा, ट्यूबरल रीजन से पिट्यूटरी स्टॉक कनेक्टेड आपको देखने को मिलती है। अच्छा, हाइपोथैलेमस की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिक न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, इनको अपन बोलते हैं सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के अगर अपन बात करें सेल बॉडीज, तो वहां पर देखने को मिल रही है हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक रीजन में, लेकिन इनके एक्सोन्स आपको कहां देखने को मिल रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक्सोन्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर बोले तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ से वही बात करते हैं एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, एडीएच और ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। कहां से? ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं बार बार। कौन सा पॉइंट? सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, दैट इज द प्रेजेंट इन द सुप्राऑप्टिक रीजन, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट हार्मोन्स यहां से निकलेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस से, लेकिन कौन रेगुलेट करेगा? मास्टर ग्लैंड रेगुलेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन से निकलते हैं? वो रिलीजिंग और इनिबिटिंग होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? यहाँ से रिलीजिंग और इनिबिटिंग होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन निकलता है और इनिबिटिंग हार्मोन निकलता है। अब ये रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये कहां पर जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ये भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। पार्ट्स की एक बार बात कर रहे थे, पार्ट्स के अंदर अपन चलते हैं। ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस, ये एडिनो हाइपोफाइसिस अपन ने बनाई है। तो ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पार्ट, ये जो आपको देखने को मिलता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं पार्स डिस्टलिस के नाम से, इट इज नोन एज पार्स डिस्टलिस। इसको अपन पार्स डिस्टलिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ये जो पार्ट आप लोगों को, ये पार्ट जो देखने को मिल रहा है, इस पार्ट की अगर अपन बात करें, एंटीरियर पिट्यूटरी का ये पार्ट जो देखने को मिल रहा है, इसको अपन जानते हैं पार्स ट्यूबरेलिस के नाम से। किस नाम से? पार्स ट्यूबरेलिस के नाम से जानते हैं। तो ये जो पार्ट है, इसको पार्स ट्यूबरेलिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर एक पॉइंट और डिस्कस करें, पार्स इंटरमीडिया, ये जो पार्ट आपको यहाँ पर जो देखने को मिलता है, ये पार्ट, इसकी अगर बात करें, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है, लेकिन इसकी अगर बात करें, इसको अपन पार्स इंटरमीडिया के नाम से जानते हैं। पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, इसको जानते हैं पार्स इंटरमीडिया के नाम से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर बात कर लेते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो पार्ट जो आपको देखने को मिल रहे थे, इनका चर्चा कर देते हैं। एक पार्स नर्वोसा, ये पार्स नर्वोसा जो आपको देखने को मिलता है, ये बल्बार पार्ट होता है, बल्बार। कैसा? बल्बार। तो ये आपको देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज पार्स नर्वोसा, दैट इज नोन एज पार्स नर्वोसा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ये जो पार्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ये वाला। इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं, इनफंडिबुलम। तो ये अलग अलग पार्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट अपन इधर कंसिडर करते हैं। पार्स इंटरमीडिया की अगर स्पेसिफिक जानकारी अपन ले पार्स इंटरमीडिया की, तो पार्स इंटरमीडिया जो होता है, ये अडल्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। पार्स इंटरमीडिया जो है, इसकी जो सेल्स होती हैं या जो लोब आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या हो जाता है? एट्रोफाइड हो जाता है फीटल लाइफ के अंदर ही। तो ये भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं पार्स इंटरमीडिया। लेकिन पार्स इंटरमीडिया की अगर बात करें, पार्स इंटरमीडिया से एक स्पेसिफिक हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसको अपन MSH के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये किसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? ये मिलेनिन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और वो मिलेनिन की क्या करेगा? ये पिगमेंटेशन, डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? डार्क पिगमेंटेशन। डार्क पिगमेंटेशन किसका? डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो मिलेनिन होता है। पार्स इंटरमीडिया की बात कर रहे हैं। पार्स इंटरमीडिया वैसे तो एट्रोफाइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, क्योंकि फीटल लाइफ के अंदर ही हो गई है। अडल्ट के अंदर आपको स्पेसिफिक कोई भी लोब, आपको स्पेसिफिक पार्ट आपको नजर नहीं आता है पार्स इंटरमीडिया का। लेकिन यहाँ पर आपको पार्स इंटरमीडिया में स्पेसिफिक टाइप की सेल्स देखने को मिलती है।
और जो स्पेसिफिक टाइप की कुछ सेल्स देखने को मिलती है उनको कोर्टिकोट्रोफ सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोर्टिकोट्रोफ सेल के नाम से जानते हैं। और ये कोर्टिकोट्रोफ सेल एमएसएच का प्रोडक्शन करती है, जिसको मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो कि मिलेनोसाइट को स्टिमुलेट करके मिलेनिन का प्रोडक्शन करवाते हैं, जो कि डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं। Am I clear or not? तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अपन ने डिस्कस कर लिए। एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अपन ने इधर क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए हैं। इसके कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक बार इसके अंदर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ब्लड सप्लाई डिस्कस कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट इज दैट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट एक हेडिंग लगा दो, व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी। एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। या हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई देखने को जो मिले उसका उसका जिक्र कर लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करें तो जो ब्लड सप्लाई आपको देखने को मिलती है, देखना भाई, ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये हाइपोथैलेमस बनाया अपन ने, और ये अपन ने स्टॉक बनाया, ये अपन ने क्या बना दिया, पिट्यूटरी बना दी। ठीक है, ये लो ध्यान रखना एक बार। अब सुनो भाई, ऊपर की अगर बात करें, यहां पर ये हाइपोथैलेमस देखने को मिल रहा है। इस हाइपोथैलेमस की अगर बात करें, यहां पर आप लोगों को एक आर्टरी देखने को मिलती है, उस आर्टरी को बोलते हैं सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी, इस आर्टरी का क्या नाम है, सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। और ये सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी की अगर बात करें तो सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। हाइपोथैलेमस को जो सप्लाई कर रही है, उस हाइपोथैलेमस को सप्लाई जो करने वाली आर्टरी है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है, जिसको सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी के नाम से जानकर वो सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी जो है हाइपोथैलेमस को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ये किया। नेक्स्ट अगर बात करें और क्या कार्यक्रम देखने को मिलता है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये जो आर्टरी आपको देखने को मिलती है, इसके क्या देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो प्लेक्सेस बनते हैं इनको अपन बोलते हैं प्राइमरी प्लेक्सेस। किस नाम से जानते हैं, इधर प्राइमरी प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर बनते हैं प्राइमरी प्लेक्सेस, प्राइमरी प्लेक्सेस। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर ध्यान देना, ये प्राइमरी प्लेक्सेस ध्यान देना। अब जो आपको देखने को मिलेगा, इसका जो डायरेक्ट कनेक्शन देखने को मिलेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन देखने को मिलेगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो कनेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है वो पोर्टल वेन के माध्यम से देखने को मिलता है। इस वेन को पोर्टल वेन बोलते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन, ये प्राइमरी प्लेक्सेस आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। जनरली होता क्या है, आर्टरी, फिर आर्टरी से कैपलरी, कैपलरी से वेन, ऐसे आप लोगों को देखने को मिलती है। और वेन से ब्लड जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाता है। लेकिन इधर अगर अपन बात करें, ये प्राइमरी प्लेक्सेस हुआ, प्राइमरी प्लेक्सेस से ये वेन की तरफ गया, और वेन की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है क्या, सेकेंडरी प्लेक्सेस। क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। तो सेकेंडरी प्लेक्सेस की तरफ पहले ब्लड चला गया, सेकेंडरी प्लेक्सेस, सेकेंडरी प्लेक्सेस की तरफ ब्लड चला गया, या फिर ब्लड जो है वो दूसरे ऑर्गन की तरफ पहले चला गया। हाइपोथैलेमस से राइट साइड ऑफ द हार्ट की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ब्लड किधर चला गया, पिट्यूटरी की तरफ चला गया, और सेकेंडरी प्लेक्सेस का वहां पर क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो अपन डिस्कस करते हैं, किसके अंदर डिस्कस करते हैं, ये पोर्टल वेन सर्कुलेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। यही चीज अपन ने लीवर के अंदर डिस्कस करी थी। लीवर जैसे कि बात करें, ये इंटेस्टाइन की बात कर लो, स्टमक की बात कर दो, पेनक्रियाज, स्प्लीन, इनकी अगर अपन बात करें, वहां से ब्लड जो है वो लीवर की तरफ आता है, उस वेन का नाम पोर्टल वेन है। तो यहां से भी अगर अपन बात करें, ये भी पोर्टल वेन है। हाइपोथैलेमस से ब्लड किधर आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आ रहा है। तो इधर प्राइमरी प्लेक्सेस बने थे, इधर सेकेंडरी प्लेक्सेस बने थे, पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये सेकेंडरी प्लेक्सेस बने, फिर जो ब्लड है ये यहां से ड्रेन हो जाएगा, और ये ब्लड ड्रेन किस में हो जाएगा, अब ब्लड ड्रेन होगा वो किस में होगा, एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन में। किसमें, एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन के अंदर ब्लड जो है वो ड्रेन हो जाएगा, तो एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन में। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, जो सुपीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी इधर सप्लाई कर रही है, प्राइमरी प्लेक्सेस हो गए इधर, ये मीडियन एमिनेंस के पास बनते हैं ये प्राइमरी प्लेक्सेस इधर हाइपोथैलेमस में। एक बार बात सुनना ध्यानपूर्वक बात, यहां से जो इसके अंदर जो जैसे कि बात करें तो रिलीजिंग हार्मोन था, कौन सा, रिलीजिंग हार्मोन था। नेक्स्ट अगर बात करें इनिबिटिंग हार्मोन, वो रिलीजिंग हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं क्या, प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सेस, इनको बोलते हैं प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सेस। प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सेस, इनमें क्या होते हैं, इनके अंदर डिफ्यूज होते हैं।
और वो रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, वो पोर्टल वेन के माध्यम से सेकेंडरी प्लेक्सस के पास आते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो आपको देखने को मिल रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे, उन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन नीचे आए, तो यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी आपको जो देखने को मिलती है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगी, उन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे और स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा। और वो जो हार्मोन है वो एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन के माध्यम से, कौन सी वेन के माध्यम से, एंटीरियर हाइपोफाइजियल वेन के माध्यम से ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं। फिर तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है ब्लड सप्लाई की। एक बार बात कर रहे हैं इधर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अगर अपन चलें, अगर पोस्टीरियर पोर्शन की अगर अपन बात करें, इसकी पोस्टीरियर पोर्शन की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो आप लोगों को आर्टरी देखने को मिलती है जो कि इसको सप्लाई कर रही है, इसकी अगर बात करें, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी एक आर्टरी आपको देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी। और इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी भी किसकी ब्रांच है, ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी भी ब्रांच होती है। और ये सप्लाई कहां करता है, ये पोस्टीरियर के अंदर करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर करता है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप लोगों को प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, प्लेक्सेस बनते हैं। और ये जो आप लोगों को प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, इनको अपन किस नाम से जानते हैं, इनफंडिबुलर। किस नाम से जानते हैं इनको, इनफंडिबुलर प्लेक्सेस के नाम से जानते हैं। तो इनफंडिबुलर प्लेक्सेस का यहाँ पर निर्माण आपको देखने को मिलता है, इनफंडिबुलर प्लेक्सेस। और फिर लास्ट के अंदर जो आपको देखने को मिलता है, ये ड्रेन हो जाता है ब्लड, अब वेन के अंदर ड्रेन होगा, और जो वेन आप लोगों को देखने को मिलेगी, उस वेन को अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेन के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेन, तो अगर बात करें अपन यहाँ पर इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी के माध्यम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई आप लोगों को देखने को मिल रही थी, और इनफंडिबुलर प्लेक्सेस यहाँ पर बने, और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेन के माध्यम से ब्लड यहाँ से निकल गया। ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्लेक्सेस आप लोगों को देखने को मिले इनफंडिबुलर प्लेक्सेस, यहाँ पर ही ऊपर से आने वाले कौन से हार्मोन, अगर अपन बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो ऑक्सीटोसिन, एडीएच आ रहे हैं, वो इसी जगह पर क्या होते हैं, इनफंडिबुलर प्लेक्सेस के अंदर ही जाते हैं, और फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी वेन के माध्यम से क्या हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बन जाते हैं। ये ब्लड सप्लाई आप लोगों को देखने को मिलती है हाइपोथैलेमस के अंदर और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी का पॉइंट अपन उठा रहे हैं, किसका पॉइंट उठा रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी का पॉइंट अपन उठा रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी का। इस एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। क्यों पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, क्योंकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स किस किस चीज का प्रोडक्शन करती हैं, वो पॉइंट अपन इसके अंदर एक बार कंसीडर कर रहे हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें, तो इनमें अपन सेल्स की बात कर लेते हैं, सेल्स की। एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स की बात कर लेते हैं, और सेल्स जो है वो मैं इधर बना रहा हूं, तो सेल्स पे एक बार इधर आ जाओ। आ रही बात समझ में, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आपको देखने को मिलती है, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स अपन बना रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं सेल्स, किसकी सेल्स की बात कर रहे हैं अपन, जो पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जो देखने को मिलती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, उनका डिस्कशन अपन कर रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो जो सेल्स आपको देखने को मिल रही हैं, इनकी अगर बात करें, तो दो अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलती है। पहली जो आपको देखने को मिलती है, उनको किस नाम से जानते हैं अपन, उनको अपन जानते हैं क्रोमोफोब सेल। क्रोमोफोब सेल पहली जो सेल आपको देखने को मिलती है पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में, उनको क्रोमोफोब सेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जो आपको देखने को मिलती है, उनकी अगर बात करें, उनको क्रोमोफिल सेल के नाम से जानते हैं, क्रोमोफिल सेल। एक तो क्रोमोफोब सेल देखने को मिलती है, एक क्रोमोफिल सेल आपको देखने को मिलती है। अब क्रोमोफोब सेल की अगर अपन बात करें, तो क्रोमोफोब सेल जो होती है, इनकी अगर अपन बात करें, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये जो होती है पुअरली स्टेन्ड होती है। These cells are poorly stained, पुअरली स्टेन्ड आपको देखने को मिलती है। और इनके अंदर ग्रेन्यूल्स जो आपको देखने को मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं इसमें। क्रोमोफोब सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स आपको एब्सेंट देखने को मिलते हैं, तो ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की, ये क्या होती है, ये पुअरली स्टेन्ड सेल्स होती हैं। और लगभग क्रोमोफोब सेल की अगर बात करें, तो 50% सेल्स जो प्रेजेंट होती है, वो कौन सी सेल होती है, क्रोमोफोब सेल ही प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। लेकिन पुअरली स्टेन्ड है, और ग्रेन्यूल्स इसके अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें,
ये जो सेल होती है नॉन सिक्रीटरी सेल होती है। क्या होती है? ये नॉन सिक्रीटरी सेल होती है, नॉन सिक्रीटरी सेल। लेकिन खास बात इनकी कि नॉन सिक्रीटरी सेल तो है, बट दीज आर प्रीकर्सर, बट दीज आर प्रीकर्सर ऑफ क्रोमोफिल सेल। तो अपन ने उधर जो सेल लिख रखी है उनका जो प्रीकर्सर जो है वो कौन है? वो क्रोमोफोब, ये सेल है, क्रोमोफोब सेल। दीज आर द क्रोमोफोब सेल। ये क्रोमोफिल सेल का क्या करेंगी? निर्माण करेगी। ये पॉइंट ध्यान रखना। लेकिन ये नॉन सिक्रीटरी टाइप की सेल्स होती है, ग्रेन्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। दीज आर द पुअरली स्टेन्ड सेल्स। क्रोमोफिल सेल की अगर अपन बात करें तो क्रोमोफिल सेल्स, इसके अंदर आपको क्या प्रेजेंट देखने को मिलते हैं? ग्रेन्यूल्स इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, ग्रेन्यूल्स। और ये जो है इनके अंदर स्टेनिंग आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? इसके अंदर स्टेनिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, कि स्टेनिंग इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो अगर अपन इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें क्रोमोफिल सेल की, क्या बात करें अपन? क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो अपन ने इसको क्लासिफाई जो कर रखा है, तो एक अपन ने क्लासिफाई कर रखा है, दैट इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग। अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग, स्टेनिंग के आधार पर इनको अपन ने क्लासिफाई कर रखा है। तो दो अलग अलग प्रकार से अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं उसको अपन बोलते हैं एसिडोफिलिक सेल। क्या बोलते हैं? एसिडोफिलिक सेल। एसिडोफिलिक सेल, एसिडोफिलिक सेल बोल दो, या फिर इनको क्या बोल दो? अल्फा सेल के नाम से जान दो, अल्फा सेल बोल दो इनको। नेक्स्ट जो सेल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, इसकी अगर अपन बात करें उसको अपन जानते हैं बेसोफिलिक सेल के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बेसोफिलिक सेल के नाम से जानते हैं। बेसोफिलिक सेल बोल दो, या फिर किस नाम से जानते हो? बीटा सेल के नाम से जानते हो, बीटा सेल। हमें क्लियर नोट? एसिडोफिलिक सेल, बेसोफिलिक सेल, ये आपको देखने को मिलती है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स आपको देखने को मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन अपन ने इसकी कर रखी है, अकॉर्डिंग टू द सिक्रीशन। अकॉर्डिंग टू द सिक्रीशन, जो ये आपको क्रोमोफिल सेल देखने को मिलती है, ये किस किस चीज का सिक्रीशन कर रही है, कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है, उसके आधार पर इनको डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से अपन ने क्या किया है? क्लासिफाई करा है। तो कौन कौन से प्रकार से किया है? पहला जो सेल आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं सोमेटोट्रोप सेल। किस नाम से जानते हैं इसको? सोमेटोट्रोप सेल। सोमेटोट्रोप के नाम से जानते हैं, सोमेटोट्रोप। और ये सोमेटोट्रोप सेल जो आपको देखने को मिल रही है, ये ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। ग्रोथ हार्मोन का, किसका प्रोडक्शन करती है? ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। लेकिन ये सोमेटोट्रोप सेल जो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, स्टिमुलेट किसके कारण होती है? अगर अपन बात करें हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो सोमेटोट्रोप सेल्स को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने के बाद यहां से क्या निकलता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सेकंड सेल जो आपको देखने को मिलती है उसकी अगर बात करें तो वो सेल होती है लैक्टोट्रोफ सेल। कौन सी सेल? लैक्टोट्रोफ सेल आपको देखने को मिलती है। और ये लैक्टोट्रोफ सेल की अगर बात करें, इससे एक हार्मोन का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। उस हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? उस हार्मोन को प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं। तो प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। अब ये प्रोलैक्टिन वही है जो कि मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है उसको किस नाम से जानते हैं? प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट थर्ड सेल जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, थर्ड सेल, उसकी अगर अपन बात करें तो थर्ड सेल आपको देखने को मिलती है कोर्टिकोट्रोप सेल। कौन सी सेल? कोर्टिकोट्रोप सेल आपको देखने को मिलती है, कोर्टिकोट्रोप सेल। और कोर्टिकोट्रोप सेल की अगर अपन बात करें तो कोर्टिकोट्रोप सेल किसका प्रोडक्शन करेगी? कोर्टिकोट्रोप सेल एसीटीएच का प्रोडक्शन करेगी। क्या? किसका प्रोडक्शन? एसीटीएच का प्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कोर्टिकोट्रोप सेल के कारण। और ये एसीटीएच का प्रोडक्शन अगर इसके कारण आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो ये क्या कार्यक्रम करेगा? ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये एसीटीएच जो है ये एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन से हिस्से को? एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। और वहां से जैसे कि अगर बात करें ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? ग्लूकोकोर्टिकोइड। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन चले तो बार बार कोर्टिसोल की बात करते हैं, कोर्टिसोल, तो कोर्टिसोल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें, ये कोर्टिकोट्रोफ सेल जो है ये भी एक सेल के द्वारा या फिर एक हार्मोन के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलता है, स्टिमुलेट, दैट इज नोन एज कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो सीआरएच है ये कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से बना है। और ये कोर्टिकोट्रोफ सेल इसको क्या हुई? कोर्टिकोट्रोफ सेल सीआरएच के कारण स्टिमुलेट हुई, एसीटीएच का प्रोडक्शन हुआ, एड्रिनल कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करा। और ग्लूकोकोर्टिकोइड की अगर बात करें तो वहां से आप लोगों को कोर्टिसोल का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। फोर्थ पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज थायरोट्रोप सेल। कौन सी सेल? थायरोट्रोप सेल। थायरोट्रोप सेल,
थायरोट्रोप सेल की अगर अपन बात करें तो थायरोट्रोप सेल किसका प्रोडक्शन करेगी? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच का प्रोडक्शन करती है। कौन सी सेल? थायरोट्रोप सेल। और ये टीएसएच जो है किसके ऊपर काम करता है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है भाई। किस पे काम करता है? ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है, थायराइड ग्लैंड पे। और थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है, सिंथेसिस करवाता है, जैसे कि T3 और T4, T3 और T4 का प्रोडक्शन करवाता है। अब थायरोट्रोप सेल की अगर बात करें, यहां से भी आप लोगों को जो देखने को मिलेगा टीआरएच होता है, टीआरएच। इसकी अगर बात करें, ये हाइपोथैलेमस से टीआरएच निकलता है और ये टीआरएच थायरोट्रोप सेल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। क्लियर बात है क्या? थायरोट्रोप सेल्स को स्टिमुलेट करने वाला टीआरएच है और सीआरएच जो है वो कोर्टिकोट्रोप को करता है। सीआरएच का मतलब कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के ऊपर अगर चले तो फिफ्थ जो आपको सेल देखने को मिलती है उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोप सेल। किस नाम से जानते हैं? गोनेडोट्रोप सेल के नाम से जानते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होती है। और गोनेडोट्रोप सेल जो है ये किसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? गोनेडोट्रोप सेल LH और FSH के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, LH और FSH। ठीक है क्या? और ये LH और FSH जो है ये कहां पर काम करते हैं? गोनेड्स के ऊपर काम करते हैं, गोनेड्स के ऊपर। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। और ये जो आपको गोनेडोट्रोप सेल आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि कहां से निकलेगा? हाइपोथैलेमस से निकलेगा। वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये गोनेडोट्रोप को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। और स्टिमुलेट करने के बाद इंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, CRH, TRH, GnRH, ये सारे के सारे कहां से निकल रहे हैं? हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। और ये ऐसे प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे इसका क्या कर लेते हैं? स्टिमुलेशन करवा देते हैं, इन सेल्स का स्टिमुलेशन करवा देते हैं, उनके कारण ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। सोमेटोट्रोप सेल और लैक्टोट्रोप सेल, इन दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों की दोनों सेल जो अपन ने ऊपर लिख दी, ये जो सेल होती है एसिडोफिलिक सेल होती है। ये कौन सी सेल होती है? एसिडोफिलिक सेल होती है दोनों की दोनों। बाकी थर्ड नंबर की, फोर्थ नंबर की और फिफ्थ नंबर की ये जो सेल आपको देखने को मिलती है बेसोफिलिक सेल होती है। ये कौन सी होती है? बेसोफिलिक सेल होती है। कोर्टिकोट्रोप ले लो, नेक्स्ट थायरोट्रोप ले लो, गोनेडोट्रोप ले लो। ये जो सेल आप लोगों को देखने को मिलती है कैसी होती है? ये बेसोफिलिक सेल्स होती है। लेकिन सोमेटोट्रोप और लैक्टोट्रोप की अगर बात करें, ये सेल एसिडोफिलिक आपको देखने को मिलती है। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसके अंदर ध्यानपूर्वक बात कर लेते हैं, धीरे धीरे इसमें इसके फंक्शंस वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा कि ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, प्रोलैक्टिन क्या करता है। अच्छा, एक अपन डिस्कस करते हैं एक पॉइंट और, उस पॉइंट की अगर बात करें उसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज PIH, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन को अपन डोपामिन के नाम से जान सकते हैं। इसके नाम से जान सकते हैं डोपामिन, PIH, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन इज नोन एज डोपामिन। तो डोपामिन पर्टिकुलर पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है क्या? तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट अपन ने ध्यान रखा है। नेक्स्ट एक पॉइंट और अपन ने ध्यान रखा है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। और वो एंटीरियर पिट्यूटरी में भी कौन से हिस्से से? पार्स इंटरमीडिया से। कौन से हिस्से से? पार्स इंटरमीडिया से निकलता है, उसको अपन बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये क्या काम करेगा? ये मिलेनिन के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और ये मिलेनिन जो आपको प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, मिलेनिन, इसकी अगर बात करें डार्क पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए क्या रहता है? रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब सुनना, एक एक पॉइंट को मैं उठा रहा हूं, एक एक पॉइंट के बारे में अपन मैं फॉर एग्जांपल डिस्कशन कर देता हूं। इधर आई एम रफिंग दैट सेक्शन ऑफ द बोर्ड जहां पर ब्लड सप्लाई बना रखी है, इसको मिटा रहा हूं एक बार। अब ये जो अपन ने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये सेल्स का जिक्र अपन ने किया है, इनकी एक बार बात कर देते हैं, कैसे कैसे देखने को मिलता है प्रोडक्शन। ये पॉइंट ध्यान देना एक बार। देखना भाई, स्टार्ट अपन करते हैं एक बार हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस से कहानी अपनी स्टार्ट होती है। मान लो हाइपोथैलेमस से एक स्पेसिफिक टाइप का रिलीजिंग हार्मोन निकला जिसको बोला ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। किस नाम से जाना? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये सोमेटोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा? सोमेटोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करेगा। सोमेटोट्रोप सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी की सोमेटोट्रोप सेल को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट अगर करेगा
तो वहां से किसका प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन आपको एंटीरियर पिट्यूटरी से देखने को मिलता है। अब ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ हार्मोन जो आपको देखने को मिलता है, जैसे कि अगर बात करें इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ फर्स्ट जो आपको देखने को मिलता है, इनको क्या कर देता है, ये स्टिमुलेट कर देता है। और ये अगर अपन बात करें कार्टिलेज की बात करें, बोन की बात करें, इनकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। कैसे ये आपको देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। एक आप लोगों को देखने को मिलता है दैट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इस ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सोमेटोस्टेटिन के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर फर्स्ट जो आपको देखने को मिलता है, इसको सोमेटोमिडिन के नाम से जानते हैं, सोमेटोमिडिन। ये अलग अलग नाम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो अलग अलग शब्द हैं, ये ध्यान रखना। सोमेटोस्टेटिन जिसको अपन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, वो इस ग्रोथ हार्मोन का जो प्रोडक्शन होगा उसको इनहिबिट करेगा, और जो भी इसका एक्शन आपको देखने को मिलता है उसको इनहिबिट करेगा। जैसे कि अगर इसके एक्शन की अगर बात करें तो ग्रोथ हार्मोन क्या काम करेगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ओवरऑल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल। जैसे कि अगर बात करें बोन हो गया, कार्टिलेज वगैरह हो गया, उनकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट अगर बात करें, ये लाइपोलाइसिस को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा, लाइपोलाइसिस को इंक्रीज कर देगा, ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ग्रोथ हार्मोन जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ग्रोथ हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो उसके रेस्पॉन्स में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, और वो ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, और वो हाइपरग्लाइसीमिया करवा देता है। और हाइपरग्लाइसीमिया के रेस्पॉन्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन निकलता है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एक बार चलते हैं अपन। अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का आउट प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि अगर अपन बात करें, इस बार अपन लेते हैं दैट इज नोन एज सीआरएच, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलता है। और ये कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहां पर काम करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर काम करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन सी सेल, कोर्टिकोट्रोफ सेल। कौन सी सेल, कोर्टिकोट्रोफ सेल। कोर्टिकोट्रोफ सेल के ऊपर क्या करता है, ये काम करता है कोर्टिकोट्रोफ सेल। तो कोर्टिकोट्रोफ सेल पे काम करा। नेक्स्ट अगर बात करें, कोर्टिकोट्रोफ सेल पे काम करा, वहां से किसके प्रोडक्शन को करवाया, इसने एसीटीएच के प्रोडक्शन को करवाया, एसीटीएच के प्रोडक्शन को। और ये जो एसीटीएच आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो एसीटीएच जो निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, अब एसीटीएच ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। एसीटीएच किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। ये एसीटीएच निकला कहां से, ये निकला है कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ध्यान रखना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करा, और वहां से पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। इसमें से अपन ग्लूकोकोर्टिकोइड का डिस्कशन अपन कर रहे हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड में एक अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कोर्टिसोल। क्या कर रहे हैं, कोर्टिसोल अपन डिस्कस कर रहे हैं। वही कोर्टिसोल जो कि ये कोर्टिसोल भी एक डायबेटोजेनिक हार्मोन आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिया के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं कोर्टिसोल के। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक बात है क्या। नेक्स्ट जैसे कि और अगर एग्जांपल के तौर पर अपन इधर ले, तो जैसे कि जीएनआरएच, जीएनआरएच कहां से निकला, हाइपोथैलेमस से निकला जीएनआरएच। और इसने क्या करा, गोनेडोट्रोफ सेल को स्टिमुलेट करा। स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ से एलएच और एफएसएच का प्रोडक्शन आपको देखने को मिला। इनका एक्शन किसके ऊपर देखने को मिलता है, गोनेट्स के ऊपर इनका एक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक इसके अंदर अपन नेगेटिव मैकेनिज्म और पॉजिटिव मैकेनिज्म की ओर बात कर देते हैं। लास्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर नेगेटिव मैकेनिज्म और पॉजिटिव मैकेनिज्म जो होता है वो एक बार डिस्कस कर देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है। और वो नेगेटिव मैकेनिज्म और पॉजिटिव मैकेनिज्म को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये कौन सा, ये कोर्टिकोट्रोफ वाला, ये एग्जांपल ले लेते हैं, कोर्टिसोल वाला। इसका ही जिक्र अपन कर देते हैं एक बार, ओके। सुनना भाई, एक बार नेगेटिव मैकेनिज्म और पॉजिटिव मैकेनिज्म समझने की कोशिश करना। देखो नॉर्मल होता क्या है, हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकल रहा है, बार बार बात कर रहे हैं, बिल्कुल हाइपोथैलेमस से निकल रहा है। और हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है। कौन सा हार्मोन निकल रहा है, रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन जो है किसके ऊपर काम कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जा रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स जो है उनको क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है।
वहां से किसका प्रोडक्शन हो रहा है, हार्मोन का प्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और वो जो हार्मोन जो है वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, वो इफेक्टर ग्लैंड, इसको इफेक्टर ग्लैंड, कोई सी भी इफेक्टर ग्लैंड होगी उस इफेक्टर ग्लैंड को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, इफेक्टर ग्लैंड को स्टिमुलेट। और इफेक्टर ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के कारण वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहे हैं, हार्मोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ी थी, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सेल आपको देखने को मिली उनके हार्मोन का रिलीज करवाया, और इफेक्टर ग्लैंड जो आपको देखने को मिल रही है वहां से हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाया इंक्रीज। अब इन हार्मोन्स का लेवल अगर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, इन हार्मोन्स का जो इफेक्टर ग्लैंड से निकल रहे हैं, ये हार्मोन्स अगर ज्यादा आपको ब्लड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ब्लड के अंदर, तो अब क्या करेंगे ये हाइपोथैलेमस या ये पिट्यूटरी ग्लैंड इनको क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल ज्यादा है, इनका कम करना है। तो अगर ये इनिबिट कर देंगे तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो लास्ट के अंदर ये हार्मोन्स का लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं, तो इनको इनिबिटिंग करेंगे, इनिबिट करेंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिबिशन, इसको क्या बोलते हैं, इनिबिशन, इनिबिटिंग मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करिए हार्मोन्स, अगर ये हार्मोन्स बॉडी के अंदर क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। हार्मोन्स बॉडी के अंदर क्या होंगे, यूटिलाइज। अगर हार्मोन्स बॉडी के अंदर यूटिलाइज आपको देखने को मिलेंगे तो हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगी, कम। तो हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो गई, कम। और अगर कम हो गई तो ये जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये रिलीजिंग हार्मोन, ये किसके प्रोडक्शन को, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे। क्यों स्टिमुलेट करेंगे, कि भाई अब हार्मोन्स का लेवल कम है, हार्मोन्स का लेवल बढ़ाना है, तो इसीलिए करेंगे। और ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं पॉजिटिव फीडबैक के नाम से अपन जानते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। और ये इनिबिशन जो आपको देखने को मिल रहा है इसको अपन जानते हैं नेगेटिव फीडबैक के नाम से। दो फीडबैक काम करते हैं, एक तो नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। जब इफेक्टर ऑर्गन की अगर बात करें, इफेक्टर ऑर्गन से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं इनका लेवल ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन को कम कर दे, उसको तो अपन बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। और ये हार्मोन बॉडी यूटिलाइज कर रही है तो इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो उसके कारण ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट हो जाए और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को बढ़ा दे, तो उसके कारण रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा बढ़ेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी सेल ज्यादा स्टिमुलेट, हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा, इफेक्टर ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन बनेगा, और लास्ट के अंदर क्या हो गया, हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। ये पॉजिटिव फीडबैक, ये नेगेटिव फीडबैक। एग्जांपल यही अपन कोर्टिकोट्रोपिन वाला लेके अपन समझ रहे हैं। क्या हाइपोथैलेमस था अपने पास में, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से क्या निकला, हाइपोथैलेमस से सीआरएच निकला। क्या निकला, सीआरएच। बोले तो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला। और ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये कोर्टिकोट्रोफ को स्टिमुलेट करता है। किसको, कोर्टिकोट्रोफ सेल को स्टिमुलेट करता है। कोर्टिकोट्रोफ सेल किसकी, एंटीरियर पिट्यूटरी की, उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से किसका प्रोडक्शन हुआ, एसीटीएच का प्रोडक्शन हुआ, एसीटीएच। ये एसीटीएच किधर काम करा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। किधर काम करा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। और यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करने के बाद इसने क्या कार्यक्रम करा, यहाँ से किसके प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हुआ, ग्लूकोकोर्टिकोइड में डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कोर्टिसोल। हाइपोथैलेमस से सीआरएच का प्रोडक्शन हुआ, एसीटीएच का प्रोडक्शन इसने बढ़ा दिया, और लास्ट के अंदर कोर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब ब्लड के अंदर कोर्टिसोल का अगर लेवल आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है, ज्यादा, तो ब्लड के अंदर क्या कोर्टिसोल का लेवल आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो ये हाइपोथैलेमस में सीआरएच जो आपको देखने को मिलता है इसको क्या कर देगा, इनिबिट करेगा। और इनिबिट इसलिए करेगा कि भाई कोर्टिसोल बहुत ज्यादा है, कोर्टिसोल को क्या कर दे, कम कर दे। तो ये जो मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है, इसी मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेगेटिव फीडबैक। एक एग्जांपल लेने, अब ये कोर्टिसोल जो है, ये कोर्टिसोल क्या करेगा, ये कोर्टिसोल की अगर अपन बात करें तो कोर्टिसोल बॉडी यूटिलाइज करेगी इसको। कोर्टिसोल को बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज करी तो ब्लड के अंदर कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। अब क्या हो गई, कोर्टिसोल की कंसंट्रेशन कम, तो बॉडी ने इसको यूटिलाइज किया, यूटिलाइज किया तो कोर्टिसोल का लेवल कम, और कोर्टिसोल का लेवल कम तो कोर्टिसोल का लेवल वापस कैसे बढ़ा दिया जाए, तो एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म जाएगा हाइपोथैलेमस की तरफ कि कोर्टिसोल का लेवल कम हो रहा है भाई, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म उसको बोलेंगे। हाइपोथैलेमस जल्दी से सीआरएच का क्या कर दे, रिलीज कर दे, तो पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने हाइपोथैलेमस का जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने डिस्कस करा है, फिर पिट्यूटरी के बारे में, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इनके बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस किया है। अच्छा, पोस्टीरियर, ये देखो, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स अपन ने डिस्कस करे। एक बार पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उनका भी एक बार अपन डिस्कशन कर देते हैं, थोड़ा बहुत अपन डिस्कशन कर देते हैं। जैसे कि एडीएच वगैरह आपको देखने को मिल रहे थे, ऑक्सीटोसिन देखने को मिल रहे थे, इनका भी एक बार अपन डिस्कशन कर देते हैं, और आज की क्लास को यहीं अपन समाप्त करते हैं। तो ये अपन ने पूरा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का जो भी डिस्कशन था अपन ने पूरा कर लिया है, कंप्लीट। करें भाई।
क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक बार पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन को अपन वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वैसोप्रेसिन के भी नाम से जानते हैं। ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिया। सुप्राऑप्टिक रीजन में प्रेजेंट कौन सा न्यूक्लियाई? सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, वहां से इसका प्रोडक्शन होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो हाइपोफाइसिस में क्या रहता है? स्टोर रहता है। अच्छा, एडीएच की अगर बात करें तो एडीएच, एक तो एडीएच के रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं V1 रिसेप्टर। V1 रिसेप्टर कहां होते हैं? ये ब्लड वेसल के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और ये V1 रिसेप्टर ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या काम करेंगे? अगर वैसोप्रेसिन रिलीज होगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसकी अगर बात करें एडीएच की, तो एडीएच के रिसेप्टर आपको कहां पर देखने को मिलते हैं? किडनी के ऊपर। कहां पर देखने को मिलते हैं? किडनी पर देखने को मिलते हैं, डिस्टिल एंड के ऊपर देखने को मिलते हैं। और वहां से किसके रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? पानी के रिटेंशन के लिए। तो H2 का रिटेंशन इस एडीएच के कारण आप लोगों को देखने को मिलता है। और किडनी के ऊपर कौन से रिसेप्टर? V2 रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं। H2 के रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। पानी का रिटेंशन अगर करेगा तो उस कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या काम करता है? V1 रिसेप्टर जो ब्लड वेसल पे प्रेजेंट है उसके साथ काम करके, कंबाइन करके वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बीपी को बढ़ा देता है। और किडनी के ऊपर काम कर V2 रिसेप्टर पे काम करके H2 का रिटेंशन, ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ऑक्सीटोसिन की, किसकी बात करें? ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें, ऑक्सीटोसिन की, तो ऑक्सीटोसिन जो है, ये ऑक्सीटोसिन किसके ऊपर काम करता है? मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करता है। मेमोरी ग्लैंड्स पर किस पर काम करता है? मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर काम करता है ऑक्सीटोसिन। और मेमोरी ग्लैंड से जो मायो एपिथेलियल सेल्स है, कौन सी सेल? मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल सेल्स, उन मायो एपिथेलियल सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा तो इसके लिए, इसके कारण मिल्क का इजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। भाई मिल्क का क्या देखने को मिलेगा? इजेक्शन देखने को मिलेगा ऑक्सीटोसिन के कारण। जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मिल्क के इजेक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन रेस्पॉन्सिबल होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। ऑक्सीटोसिन जो है, अगर ये बात करें, जो यूट्राइन जो स्मूथ मसल है, यूट्राइन स्मूथ मसल्स, उनको भी ये क्या करवाता है? स्टिमुलेट करके कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। उनको भी क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये लेबर के टाइम पर, ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर अपन ऑक्सीटोसिन का यूज अपन करते हैं। जैसे पिटोसिन वगैरह हो गई, उनका जो अपन इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन वगैरह जो है, ये यूट्राइन स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। कॉन्ट्रैक्शन अगर करवाएगा तो लेबर के अंदर क्या रहेगा? ये फायदेमंद रहेगा। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें इसमें, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स की अगर बात करें, जो बच्चा होता है ना, बच्चा वो क्या करता है? वो मिल्क को सक करता है। या फिर बात करें निपल्स जो है, निपल्स को क्या करता है? सक करता है। तो निपल्स को अगर सक करेगा वहां से, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, बच्चा अगर अपन बात करें चाइल्ड की अगर बात करें, तो चाइल्ड क्या करता है? निपल्स को सक करता है, निपल्स को दूध पीने के लिए। तो निपल्स को क्या करता है? सक करता है। जब निपल्स को सक करता है उस टाइम क्या निकलता है भाई? यहाँ से ये निपल्स को सक करता है तो यहाँ से पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल जाता है। एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाता है? हाइपोथैलेमस की तरफ जाता है एक्शन पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? और हाइपोथैलेमस की तरफ जो आपको एक्शन पोटेंशियल जाता है वो क्या करेगा? वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। कौन सा? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, इनको क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा। इनको अगर स्टिमुलेट करेगा तो इस कंडीशन के अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा? ऑक्सीटोसिन का रिलीज आपको देखने को मिलेगा। ऑक्सीटोसिन का रिलीज, और ऑक्सीटोसिन का रिलीज अगर देखने को मिलेगा तो मिल्क के इजेक्यूलेशन के लिए या मिल्क के इजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। मिल्क के लिए लेट डाउन रिफ्लेक्स पर्टिकुलर अपन नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। जब बच्चा जो है वो क्या करता है? शक करता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या? तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट एक बार और थोड़े से पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, थोड़ा सा बर्थ कैनाल की तरफ चलते हैं। एक बार बर्थ कैनाल, वेजाइना की तरफ अपन चलते हैं। बच्चे की डिलीवरी अपन करवाते हैं। एक बार बच्चे की डिलीवरी करवाओ, तो बच्चे की डिलीवरी करवा देते हैं एक बार। तो सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये अगर ये मान लो ये सर्विक्स, और ये मान लो क्या? ये वेजाइना। अब बच्चा जो है, बच्चा नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है ड्यूरिंग द लेबर। तो अगर नीचे की तरफ डिसेंड हो रहा है तो बच्चे की जो बॉडी आपको देखने को मिल रही है, बच्चे का हेड वाला पोर्शन है, वो यहाँ पर तो ये प्रेजेंट आप लोगों को जो वॉल देखने को मिल रही है, इनको क्या करेगा? डिसेंड करेगा। डिसेंड प्रेशर लगाएगा इनको, और इनके ऊपर अगर प्रेशर लगाएगा तो ये यहाँ से एक्शन पोटेंशियल वापस जनरेट होगा। वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो कहां पर जाएगा? वो हाइपोथैलेमस के कौन से रीजन में? सुप्राऑप्टिक रीजन में जाएगा।
और उस सुप्राऑप्टिक रीजन से क्या कार्यक्रम करेगा ये, सुप्राऑप्टिक रीजन से किसका सिक्रीशन करवा देगा, ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन करवा देगा, ऑक्सीटोसिन का। और ये ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन जो होगा ये ऊपर से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो लेबर के टाइम पर एक तो आप लोगों को स्टार्टिंग में सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सर्वाइकल डायलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है कि सर्विक्स जो वो क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है। और लेबर के दौरान ये बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, ये बच्चा नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो प्रेशर लगाएगा इस बॉल के ऊपर, एक्शन पोटेंशियल यहाँ से नर्व फाइबर होंगे वो जनरेट होगा और ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर अपन बात करें मेन की, किसकी बात करें, मेन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ऑक्सीटोसिन का रिलीज जो आप लोगों को देखने को मिलता है, मतलब ऑक्सीटोसिन जो होगा ये जस्ट एट द टाइम ऑफ इजेक्यूलेशन, इजेक्यूलेशन के टाइम पर ऑक्सीटोसिन पीक पर आपको देखने को मिलता है, ऑक्सीटोसिन का लेवल मेन के अंदर बढ़ता है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये वासा डिफरेंस जो होती है ना, वासा डिफरेंस उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जिसके कारण जो स्पर्म्स जो होते हैं वो आगे की तरफ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है क्या। नेक्स्ट अगर बात करें जैसे कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की बात करें, किसकी बात करें, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की, ऑक्सीटोसिन के सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की अगर बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही थी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर इधर पेनिस का इंसर्शन वेजाइना के अंदर, और यहाँ से जो आपको देखने को मिल रहा था क्या, यहाँ से रिसेप्टर स्टिमुलेट आपको देखने को मिलते थे, क्योंकि अगर पेनिस का बार बार इंटरकोर्स के टाइम पर यहाँ पर पर्टिकुलर आपका अगर ये वेजाइना वाले पोर्शन के अंदर जाएगा पेनिस, तो उस कंडीशन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये सुप्राऑप्टिक रीजन से फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो ये पॉइंट भी अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर जैसे ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ये कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ध्यान देना, ये ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होगा, क्योंकि इस टाइम भी अपन ने वॉल्स को क्या कर दिया है, वॉल्स क्या हो गई है, ये डिस्टेंड हुई है, उसके कारण एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर भी जनरेट हुआ है नर्व फाइबर्स के अंदर। तो ये ऑक्सीटोसिन इस टाइम क्या करेगा, ये एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, ये एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस के अंदर करवाएगा। इसीलिए तो सीमन होगा या जो स्पर्म आप लोगों को देखने को मिल रही है, स्पर्म्स जो होंगी वो किस तरफ जाएगी, यूट्रस से किस तरफ एंटर कर जाएंगी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएंगी। ये अपन जाते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर ये ऑक्सीटोसिन जो है एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, एंटी पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। एडीएच के बारे में भी अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया, ऑक्सीटोसिन के भी डिफरेंट पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमस के बारे में अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस, अब ये पूरा पिट्यूटरी के बारे में डिस्कस कर दिया, इंक्लूडिंग हार्मोन्स अपन ने डिस्कस कर दिया है। आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं और थैंक यू सो मच।